नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और आज मैं फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाला इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो जाता है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रक। इसके ऊपर जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले जो है एक दो बिंदुओं पे जो है मैं साथियों आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, जो टॉपिक मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, इसके जो नोट्स हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत मिल जाएगा। साथियों, मेरा निवेदन आप लोगों से केवल ये है कि आपका जो शेड्यूल है अभी जो बना हुआ है उसको आप नियमित रूप से बरकरार रखें। आप जो है उसको निरंतर जिस तरीके से आपने सिलेबस आपका जो टाइम टेबल बना रखा है उस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअसली जारी रखें। और साथ ही साथ हमारे साथ में जितना हमारा वीडियो बनता है आधा घंटे का, 35 मिनट का, ठीक है, तो आप जो है उसके लिए समय निकालें। आप अगर कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम पीरियड थोड़ा सा देंगे कहीं पर भी, कहीं से मतलब मेरा है कि हाँ, शिक्षा के लिए अगर आप जो है कहीं पर भी आप अपना थोड़ा बहुत भी एडिशनल टाइम पीरियड अगर आप देते हैं तो उससे जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं और जो एक्स्ट्रा का गैप है वही जो है साथियों आप लोगों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन में सहायता करने वाला है। ठीक बात है। एक दो मेरे साथियों के फोन आए थे कि किस तरीके से पढ़ाई करें भैया बताइए, टाइम बहुत कम रह गया है, सिलेबस काफी ज्यादा है। तो साथियों देखिए, समय सबके पास में बराबर ही है। जो डेट आज की डेट में मान लेते हैं अपन की, जैसे 15 मार्च हमारी जो है डेट आने वाली है, ठीक है, तो अगर वो 15 मार्च है तो वो 15 मार्च सभी के लिए है। ठीक है, सिलेबस जो है जितना है, अगर 100 पॉइंट्स का सिलेबस है तो 100 पॉइंट सभी को पढ़ने हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे केवल सलाह यही रहेगी कि आप लोग जो है निरंतर उस चीज को पढ़ते रहें, लास्ट मोमेंट तक जो है उस चीज का फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहें, हिम्मत ना हारें। चूंकि देखिएगा कि अगले साल जो है इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पीरियड पे और नई वैकेंसी और आ जाए, पॉसिबल नहीं है। इतना समय जो है वो जो अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके पास में भी नहीं बचा है। ठीक है, तो निरंतर जो है उस तरीके से आप पढ़ते चले जाएं। मेरी तरफ से जो है आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और कहीं बात हो तो हम जो है हम क्या करते रहेंगे, कम्युनिकेट जो है वो करते रहेंगे, निरंतर जो है संवाद आपस में करते रहेंगे। ठीक बात है। तो चलिए साथियों, हम जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है प्रमुख क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। साथियों, जिस टाइम मैंने सिलेबस डिस्कशन बताया था उस टाइम पे जो है आप लोगों को बताया था कि हम लोग जो है कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, इसके अंतर्गत हम जो है पढ़ेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राथमिक क्षेत्र पढ़ेंगे, द्वितीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तृतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उसके बाद में चतुर्थ और पंचम क्षेत्रक पढ़ेंगे, संगठित असंगठित क्षेत्रक पढ़ेंगे और उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र होते हैं उनके बारे में हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों, हम शुरुआत कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो क्या होता है। साथियों, प्रकृति ने हमें जो है कुछ एक संसाधन दिए हैं और उन संसाधनों का दोहन करके, उन संसाधनों का प्रयोग करके, उन संसाधनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, कुछ एक उत्पादों को प्राप्त करते हैं। ठीक बात है। अब ऐसे कौन कौन से संसाधन होते हैं, तो जैसे मान करके चलिए भूमि संसाधन होता है। भूमि संसाधन से हम क्या प्राप्त करते हैं कि भूमि संसाधन पे हम जो है कृषि करते हैं। भूमि संसाधन से जुड़ा हुआ जो है आपका खनन संसाधन है। खनन संसाधन से हम क्या प्राप्त करते हैं, विभिन्न प्रकार के अयस्कों को प्राप्त करते हैं। जैसे जो हम लोह अयस्क को प्राप्त करते हैं, मैग्नीज अयस्क को प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अयस्कों को प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति ने ही हमें जो है क्या करे हैं, पशु दिए हैं, है ना, पशु पक्षी दिए हैं। तो उनके माध्यम से, पशुओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत हम क्या क्या चीजों को प्राप्त कर लेते हैं, हम पशुओं से दूध प्राप्त करते हैं, हम जो पशुओं से जो है हम अंडे प्राप्त करते हैं, पशुओं से हम जो है चमड़ा प्राप्त करते हैं। ये चीजें क्या होती हैं, कहीं ना कहीं जो है आगे फर्दर अन्य चीजों, अन्य गतिविधियों के अंतर्गत जो है वो काम में आती हैं। वो क्या चीजें होती हैं उनके बारे में भी जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें और कौन कौन सी चीजें हो जाती हैं, तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको जो है अभी मत्स्य का एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि जो मछलियां होती हैं वो भी जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक संसाधन है ना। उनको भी जो है आगे जो है काम में लिया जाता है। ठीक बात है। ठीक है, तो प्रकृति ने क्या करा, हमें कुछ एक संसाधन दिए जिनका जो है हमने प्रयोग किया, जिनका दोहन किया और उसके अंतर्गत जो है हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संपादित कर देते हैं। जैसे हम कृषि करते हैं, हम जो है पशुपालन करते हैं, हम मत्स्यन करते हैं, हम खनन आदि के कार्य करते हैं। ठीक है, चूंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि कृषि से संबंधित ये सारे के सारे क्षेत्र होते हैं, तो जो प्राथमिक क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाता है, कृषि व सहायक क्षेत्र जो है इसका नाम हो जाता है। ठीक बात है।
देखिए दूसरी चीज क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत साथियों कौन सी गतिविधियां आती हैं, वे उत्पाद जो कि हमने प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग करके प्राप्त करे थे, ठीक है, उन संसाधनों का हम प्रयोग काय में करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में करते हैं। जैसे जैसे हमने कृषि करी और कृषि करके हमने क्या किया कि जो है कपास के पौधे उगाए, ठीक है, कपास से हमने क्या किया कि जो कपास के रेशे से हमने सूत काता, ठीक है, और सूत काट के हमने क्या करा, उससे जो है वस्त्र बुन लिए, है ना, कपड़ा बना लिया। उसके बाद में मान करके चलिए दूसरी चीज, जैसे हमने जो है गन्ना उगाया, गन्ना उगा करके क्या करा, हमने द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उस गन्ने को लेकर के आए और ला करके हमने उस गन्ने से क्या बना लिया, गुड़ बना लिया या शक्कर को बना लिया, चीनी को बना लिया, ठीक है। हमने यहां से क्या करा था कि मृदा जो थी, मृदा संसाधन का प्रयोग करके हमने क्या करी, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया, ईंटें बनाई, है ना, और उन ईंटों से क्या किया, भवन का निर्माण किया, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में हमने जो है मान करके चलिए गेहूं को प्राप्त किया था, है ना, हमने क्या करा, गेहूं उगाया, और गेहूं उगा करके क्या करा, हमने उसको द्वितीय क्षेत्र में लाए और द्वितीय क्षेत्र में ला करके हमने उससे क्या किया, आटा बनाया, और आटा बना करके हमने क्या करा, उससे बिस्किट्स वगैरह का निर्माण किया। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त किए गए जो उत्पाद होते हैं उनका प्रयोग द्वितीय क्षेत्र के अंदर किया जाता है, उनमें मूल्य संवर्धन किया जाता है, उनको जो है रूपांतरित किया जाता है, किसी अन्य उत्पाद के अंदर रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इसमें, उद्योग जो है वो शामिल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको जो है सूत काटना है, कपड़ा बनाना है, तो एक अलग उद्योग हो गया, है ना, हमको जो है शक्कर बनानी है, गुड़ बनाना है, तो वो अलग उद्योग हो गया, हमको ईंटें बनानी है तो वो जो है अलग उद्योग हो गया, हमको बिस्किट बनाना है तो वो जो चीज है अलग उद्योग हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के उद्योग शामिल होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, दूसरा इसका जो नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक बात है। तीसरा देखिए, अब आप तीसरा जो क्षेत्र है साथियों, ये क्या होता है, ये जो ऊपर के दोनों सेक्टर्स हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं, इनका क्या करता है, सहायता करने का काम करता है। कैसे, किस प्रकार से सहायता करता है, किस प्रकार से इनको असिस्ट करता है, तो वो देखिए आप। इसमें हमने क्या, यहाँ पे क्या करा, हमने उत्पाद प्राप्त करे, उन उत्पादों का हमने क्या किया, मूल्य संवर्धन किया, उनके अंदर क्या करा, हमने विनिर्माण किया, और उसके पश्चात क्या किया, अब वो जो चीज बन गई है, नया प्रोडक्ट बन के आ गया है, जैसे हमने बात करी कपड़ा बन करके आ गया, है ना, जैसे हमने बात करी गुड़ या चीनी बन करके आ गई, जैसे हमने बात करा कि जो है बिस्किट बन के आ गया, आटा बन करके आ गया। अब उनको क्या करना है, ग्राहकों तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है। अब लोग खरीदते कहां से हैं, दुकानदारों से खरीदते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जहां पे बनाया था, तो उस कारखाने से वो जो उत्पादन स्थल है वहां से, और क्या करना है, दुकानदार तक पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए क्या चीज लगेगी, या तो ट्रक लगेगा या ट्रेन लगेगी, ठीक है। तो मैं बात करना चाह रहा हूं परिवहन के संसाधनों की, वो किसके अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब दुकानदार को मान करके चलिए माल एक्स्ट्रा मंगवाना है, तो वो क्या करेगा, फोन मिलाएगा कि हाँ साहब मैं यहां से बोल रहा हूं और मुझे जो है ये सामान चाहिए, तो अब की बार जब आप डिलीवरी देने के लिए आओ तो मेरे जो है ये सामान आप लेकर के आइएगा। मतलब कि अब क्या हो रहा है कि जो है संचार के जो साधन है उनका भी जो है प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाने लगा है, आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत किया जाने लगा है, ठीक है। तो वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत और क्या चीज आ जाएगी, संचार के साधन आ जाएंगे, यातायात के साधन आ गए, संचार के साधन आ गए, ठीक है। दुकानदार ने बोला कि यार नहीं मेरी बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन मेरी दुकान छोटी पड़ रही है, मुझे इस दुकान को जो है थोड़ा सा बड़ा करना है, व्यापार को और ज्यादा बड़ा करना है, तो इसके लिए मेरे को बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर डालना है, ठीक है। पैसा या पूंजी मेरे पास में इतनी है नहीं, वो बैंक के पास में गया, बैंक ने उसको जो है ऋण प्रदान किया। तो जो बैंक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं वो भी किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। मैंने दुकान भी ले ली, लोन भी ले लिया, मान करके चलो किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी, जैसे कि कभी मान करके चलिए कि जो है शॉर्ट सर्किट हो गया और दुकान के अंदर आग लग गई, ताले टूट गए और लोगों ने जो है चोरी कर ली, तो ऐसे में नुकसान मेरा होगा, तो क्यों ना जो है मैं मेरी जो इस दुकान का या जो सामान है इन सबका क्या करवा लूं, एक बीमा करवा लूं। तो जो बीमा की जो सेवाएं हैं वो भी है किसके अंतर्गत आने लग गई हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने लग गई हैं, ठीक बात है। तो उम्मीद है ये तृतीय जो क्षेत्र है ये भी आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए वर्तमान में क्या होता है कि जो आईटी सेक्टर है, मतलब कि जो सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है वो भी किसके अंतर्गत आने लगा है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने लगा है। उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि हम जो है एटीएम के द्वारा जो सेवाएं लेते हैं, हम कैश का आहरण करते हैं, कैश पैसा बाहर निकालते हैं, वो भी चीज इसके अंतर्गत आ जाती है, वो भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। या जैसे हम बात कर लेते हैं साइबर कैफे, ठीक है, या जिसका साइबर कैफे आज तो जैसे स्मार्टफोन का दौर आ गया है तो साइबर कैफे का क्रेज काफी हद तक कम हो गया है। हम बात कर लेते हैं एक और जो इसका नवीनतम स्वरूप है, ई मित्र की जो सेवाएं हैं वो भी किसके अंतर्गत आ जाती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। कॉल सेंटर,
आप लोग अभी मोबाइल के माध्यम से वीडियो देख रहे होंगे, है ना, और मान करके चलिए किसी प्रकार को लेकर के आपका नेट नहीं चल रहा है या कॉल नहीं जा पा रही है, आपके मोबाइल में से पहले होता था कि जो है बैलेंस काट लिया गया है, तो आप क्या करते थे, कस्टमर केयर पे कॉल करते थे और वो क्या करते थे, इधर से आपकी समस्याएं सुन के उधर से जो है समाधान दे दिया करते थे। ठीक है, तो वो जो कॉल सेंटर की सेवाएं होती थी, जिनको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, बीपीओस बोलते हैं, वो भी जो है किसके अंतर्गत आ जाती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। उभरता हुआ जो क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा जो है उभरता हुआ क्षेत्र कौन सा है, वो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। क्योंकि इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, इन दोनों सेक्टर्स को सहायता प्रदान करने का काम करता है, इनको असिस्ट करता है। ठीक है, अब जब इनको ये सहायता प्रदान करता है, इसके अलावा भी इसके अंदर और कोई गतिविधियां आएंगी क्या? हाँ जी, तो इसके अंतर्गत जो है और भी गतिविधियां आएंगी। कुछ एक के नाम मैंने अभी आपको बता दिया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं, कुछ जो पेशेवर लोग होते हैं, जिनका की काम पेशेवर होता है ना, वो भी क्या होता है, इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे वकील साहब हो जाते हैं, जैसे शिक्षा देने वाला कोई एक अध्यापक हो जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इसके अंतर्गत ही जो है वो आते हैं। जैसे धोबी हो जाता है, जैसे नाई हो जाता है ना, मतलब ऐसे जो भी कोई लोग जो कि सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर हो जाता है ना, वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं, वो भी सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो है साथियों, वर्तमान में सबसे ज्यादा उभरता हुआ क्षेत्र है। एनसीईआरटी बुक्स के अगर डेटा के अनुसार मैं आपको बताऊं तो वर्ष 1973-74 से 2013-14 लगभग ये 41 साल का गैप है। इस ड्यूरेशन के बीच में, इस समयावधि के बीच के अंदर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उभरता हुआ जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा जिसने ग्रोथ करी है, वो कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर जो है सर्वाधिक ग्रोथ हुई है। इसके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है, इसके द्वारा जो कैश रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, उसके अंदर तो हुई है 14 गुना वृद्धि। कितनी? 14 टाइम्स, 14 गुना वृद्धि हुई है। किसके अंतर्गत? जो आय सृजन जो हो रही है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से? जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा जो क्षेत्र है, इसके माध्यम से। लेकिन इसके इस अवधि की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इस अवधि में रेवेन्यू तो कितना गुना बढ़ गया है, 14 गुना तक बढ़ गया है। लेकिन हम अगर रोजगार की बात करें तो वो जो है 5% से भी जो है वो कम बढ़ा है। ठीक है, 5% से भी कम बढ़ा है। इसके पीछे जो है मेजर कारण क्या है? तो मेजर कारण यह है साथियों कि जो स्किल्ड लोग हैं उनकी जो है आज भी हमारे देश में भारी कमी है। आज भी जो है कुशल लोगों की जो है बहुत ज्यादा कमी है। जो तृतीय क्षेत्र है, जो सेवा क्षेत्र है, इसके अंदर आय की सर्वाधिक असमानता जो है वो पाई जाती है। मैंने भी आप लोगों को पेशेवर लोगों के जो है वो एग्जाम्पल बताया कि हाँ, जैसे डॉक्टर होता है, जैसे एक वकील होता है, जैसे एक धोबी होता है, नाई होता है। इस प्रकार से साथियों क्या होता है कि जो हम अगर दूसरे छोर की बात करें, दूसरे एंड की बात करें, तो उस पे जो है दिहाड़ी मजदूर भी होता है, या जो कृषिगत सेवाओं के अंतर्गत काम करते हैं वो लोग भी होते हैं। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, उनकी आय और एक डॉक्टर की आय में रात दिन का फर्क है। ठीक है, यही चीज जो है, ये जो फर्क होता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? आय का असमान वितरण बोल देते हैं। वो भी जो है सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तृतीय क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक बात है। तृतीय क्षेत्र की मैंने आपको वो चीज बता दी। तृतीय क्षेत्र को जो है कुछ एक विद्वान जो है व्हाइट कॉलर जॉब्स के नाम से भी पुकारते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स, जिसके अंदर क्या हो, कॉलर जो है वो गंदी ना हो, है ना, एकदम सफेद बनी रहे। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, केवल काम किसका है? आपका दिमाग का है, आपके बौद्धिक शक्तियों का है, आपके जो बौद्धिक कार्य आप करते हो उनका है। ठीक है, और कुछ एक विद्वान जो हुए, कुछ एक विद्वानों ने क्या किया कि जो तृतीय क्षेत्र है इसको ही क्या किया कि आगे जो है फर्दर डिवाइड कर दिया, इसी का जो है चतुर्थ क्षेत्र बना दिया। इसी को मतलब क्या करा, दो उप क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया, जिसे हम जो चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो पढ़ते हैं। देखिए चतुर्थ क्षेत्र क्या हो जाता है साथियों, जो बौद्धिक या मैं कहूं सूचना प्रौद्योगिकी का और जो ज्ञान आधारित जो आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको जो है किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। कौन कौन सी चीज बताई मैंने? एक तो बताई आपको बौद्धिक, जिसको कि हम जो है सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से भी जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, और एक हो जाता है हमारा ज्ञान आधारित कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उनको भी जो है किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो शामिल किया गया है। जैसे आईटी के अंतर्गत देखिए साथियों, काम कौन कौन सा आ जाएगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए साथियों, है ना, एक तो आ जाएगा सूचना को एकत्र करना, ठीक है, सूचना को साझा करना,
ठीक है। इसके अलावा एक आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका मीडिया। ठीक बात है। तो ये चीज तो हो जाती है हमारी किसके अंतर्गत, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्ञान आधारित, जो हमने बात करी है ज्ञान आधारित के अंदर चीजें क्या क्या आ जाएंगी। तो मान करके चलिए कि आप जो है किसी से चिकित्सा सेवाएं ले रहे हैं, है ना, वो किसके अंतर्गत आ जाती है, ज्ञान आधारित सेवाओं के अंतर्गत आ जाती है। आपने जितनी कमाई हो रही है आपको उसके लिए चाहिए कि मैं जो है मेरे भविष्य की जो है बेहतर से बेहतर प्लानिंग हो, जितनी मेरी आय है इससे जो है मैं मेरे भविष्य को जो है वो संवार सकूं, है ना। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वित्तीय सेवाओं की सहायता ले रहे हो। तो वो सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं, वो आ जाती हैं आपकी ज्ञान आधारित सेवाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। और भी एग्जांपल्स हैं जो मैंने नोट्स दिए हैं उसके अंतर्गत जो है उन चीजों को मैंने परिभाषित किया है, पढ़िएगा आप। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंचम क्षेत्रक, जो हमारा फिफ्थ जो सेगमेंट आता है वो क्या चीज आ जाती है, पांचवा जो क्षेत्र आता है, सेक्टर आता है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। साथियों कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जैसे जैसे कि जो लोग अर्थव्यवस्था संबंधी नीतियां बनाते हैं। ठीक है। अब नियम या नीतियां या कानून कहां पे बनते हैं, तो या तो विधायिका में बनते हैं या क्या बनते हैं, संसद में बनते हैं। ठीक बात है। तो जो विधानमंडल में बन रहे हैं या संसद में बन रहे हैं, कुछ लोग तो जो है कानून बनाते हैं, वो तो होते हैं मंत्री, और कुछ लोग क्या करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं, वो हो जाते हैं नौकरशाह। ठीक है। तो वो तो दो लोग तो हो गए, वो कुछ हो जाते हैं प्रमुख अर्थशास्त्री, कि जिनसे क्या ली जाती है, समय समय पर जो है अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को संचालित करने के लिए सलाहें ली जाती है। कुछ एक होते हैं संस्थान जैसे कि एक हो जाता है आरबीआई, है ना। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ने मान करके चलिए कि जो है बैंकों को निर्देश दिया कि आप जो है लोन की दरों को बढ़ाइए या लोन की दरों को सस्ता कीजिए। सस्ता करेंगे तो क्या होगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, लोग बाग जाकर के क्या करेंगे, तुरंत फाइनेंस को उठाएंगे, अपना घर बनाएंगे, नई कार लेकर के आएंगे, शिक्षा के लिए लोन लेंगे, है ना। और भी जो जितने भी अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं उनसे जो है खुद को लाभान्वित करेंगे। क्यों, क्योंकि लोन जो है वो सस्ता हो रखा है। और वहीं अगर आर्थिक गतिविधियों को अगर उल्टा करना है, मतलब कि नहीं लोग बाग कार बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, है ना, या जो है मान के चलिए घर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, है ना, तो उन सब चीजों पे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंकुश लगे। अंकुश क्यों लगे, क्योंकि जो है वो सब चीजें क्या करती है, महंगाई को बढ़ावा देती हैं। और वो महंगाई को बढ़ावा मिल रही है, मांग और जो आपूर्ति है, डिमांड और जो सप्लाई है, उनमें पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में क्या करती है सरकार, क्या करती है जो लोन्स है उनको क्या करती है, महंगा कर देती है। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों का प्रभाव किस पे पड़ा, साधारण जो आम आदमी है उसके ऊपर पड़ा, उसका जो सामाजिक और जो आर्थिक जीवन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इसलिए जो है पंचम क्षेत्र जो होता है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने लोग होते हैं, मैंने आपको बताया, जो आपका विधानमंडल के अंतर्गत काम करने वाले, नीति निर्माण करने वाले, नीतियों का क्रियान्वयन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हो जाते हैं। और जितनी संस्थाएं होती हैं उनको हम क्या नाम से भी पुकारते हैं, उनको हम बोल देते हैं भारत के देश की सामाजिक तथा आर्थिक क्रियान्वयन का मस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है ये जो पांचों सेक्टर्स मैंने आपको बताए ठीक तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक जो चीज हमारी बच जाती है वो क्या बच जाती है, मैंने इसको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं, कृषि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, द्वितीय जो क्षेत्र है, इसको हम जो है उद्योग के नाम से भी जानते हैं। और जो तीसरा तृतीय क्षेत्र है इसको हम जो है सेवा के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों भारत सरकार के द्वारा जो है जीडीपी का मूल्यांकन किया जाता है, और वो जीडीपी जो होती है उसके अंदर इनका योगदान कितना कितना है। अब जीडीपी क्या होती है, अभी केवल आप जो है नाम याद रखिए, हम जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा जीडीपी क्या होती है। ठीक है। जीडीपी के अंदर इस क्षेत्र का कितना योगदान है, इसका इतना योगदान है, इसका कितना योगदान है। तो देखिए कृषि जो है, कृषि के अंतर्गत जो योगदान है, कृषि जो है अपना 18.8% का योगदान देता है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो है, ये लेटेस्ट डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, 2021-22 का डेटा है। कृषि और जो इसका सहायक क्षेत्र है उसके द्वारा जो है कितना योगदान दिया जा रहा है, 18.8% का योगदान दिया जा रहा है। उद्योग की हम बात करें तो इससे ठीक जो है 10% ज्यादा, 28.2% का योगदान जो है वो दिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 53% का योगदान जो है वो दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया उभरता हुआ क्षेत्र है, आय में भी वृद्धि हुई है। ठीक है। तो जो आज की डेट में जो है अगर 100 रुपए पूरी जीडीपी के अंदर है तो कृषि कितना पैसा कमा के दे रही है, 18.8 रुपए, उद्योग 28.2 रुपए, सेवा 53 रुपए। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, 18 याद कर लीजिए, केवल एक, इससे काम हो जाएगा। 18 के लास्ट में क्या आता है, 8, उसी का 8 को दोबारा लिख दीजिए।
ठीक बात है। दूसरा हमने बोला 10 ज्यादा, 10 ज्यादा का मतलब हो जाता है 28। ठीक है, 28 में पहले क्या आ रहा है 2, पहले हमने क्या करा था, पीछे वाला लिया था उसको रिपीट किया था, इस बार जो है आगे वाला लिख रहे हैं इसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक बात है। अब इनको जवाब जोड़ोगे तो ये हो जा रहा है 47। अब जब एक पिता के दो पुत्रों ने 47 रुपए कमा के दे दिए और सबने टोटल मिला करके 100 रुपए कमा करके दिए हैं, तो तीसरा बेटा ऑटोमेटिकली कितने रुपए कमा करके देगा, 100 में से 47 रुपए घटा लेते हैं, कितने आ जाएंगे, 53 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र जो है वो कितना योगदान दे रहा है, वो भारत की अर्थव्यवस्था में या जीडीपी के अंदर कितना योगदान दे रहा है, 53% का योगदान दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार जो है साथियों हमारे जो पांचों क्षेत्रक हैं वो यहां पर आकर जो है समाप्त हो जाते हैं। अब जो है हम पढ़ लेते हैं कि संगठित और जो है असंगठित क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं। मैंने जो नोट्स हैं उनके अंदर जो है आप लोगों को तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से उस चीज को समझाने का प्रयास किया है। संगठित और जो गैर संगठित क्षेत्र जो है वो क्या होते हैं। साथियों, संगठित क्षेत्र एक्चुअल में वो होते हैं जिनका की सरकार के नियमों तथा प्रावधानों के अनुसार, सरकारी अधिनियमों के अनुसार जो है वो पंजीकरण होता है। वो सरकारी नियमों तथा प्रावधानों का शब्दशः क्या है वो पालन करते हैं। ये मुख्यतः क्या होते हैं, बड़े और व्यवस्थित रूप से काम करने वाले संगठन होते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो लोग बाग रोजगार करते हैं या जो नौकरियां करते हैं उनको जो क्या होती है, उनका जो नौकरी करने का ड्यूरेशन है, वो जो समयावधि है वो क्या होती है, पूर्व निर्धारित होती है कि हाँ सुबह 10 बजे जाना है, शाम को 6 बजे तक आपको ऑफिस में काम करना है, आपका आधा या 1 घंटे का जो है ब्रेक होगा। इस प्रकार से जो है वो सब चीजें क्या होती है, पूर्व निर्धारित होती है। इसके अंतर्गत जो है पहले बता दिया जाता है कि आपके द्वारा ये काम जो है वो करवाया जाएगा, इसके अलावा जो है आपसे किसी और प्रकार का दूसरा काम नहीं करवाया जाएगा। जैसे मान करके चलिए कोई एक अकाउंटेंट है, ठीक है, और उस अकाउंटेंट से जो है अकाउंट संबंधी ही काम करवाया जाता है, उसको ये नहीं कि ले यार देखा आज वो बंदा नहीं आया तो उसका काम भी कर ले। ठीक है, ये सारे के सारे काम हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है अभी हम चर्चा करेंगे। संगठित क्षेत्र में क्या होती है साथियों, कुछ एक सुविधाएं दी जाती हैं। सुविधाएं देखिए किस प्रकार की होती हैं। जैसे अगर मान करके चलिए इसको बोला गया कि आपको जो है 10 से 6 बजे तक काम करना है, तो 10 से 6 बजे तक काम करेगा, लेकिन इसको बोला कि नहीं आज आपको 10 से 8 बजे तक काम करना है, तो जो 2 घंटे अतिरिक्त काम करेगा उसके लिए उसको जो है अतिरिक्त वेतन देय होगा। मान करके चलिए ये किसी प्रकार से बीमार हो जाता है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो चिकित्सकीय खर्चा है वो भी किसके द्वारा वहन होगा, वो जो है उस संगठन के द्वारा वहन होगा जिसके अंतर्गत वो है काम कर रहा है। इसके अंतर्गत जो है भविष्य निधि जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं उसके प्रावधान भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है पेंशन संबंधी जो प्रावधान है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे महिलाओं के लिए जो है कानून बनाया गया है कि साहब महिलाओं को जब कभी वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जो है मातृत्व अवकाश दिए जाते हैं, मैटरनिटी लीव्स दी जाती हैं, तो उस प्रकार के जो कानून है उनका प्रावधान यहाँ पे किया जाता है। उसके अंतर्गत जो अवकाश दिए जाते हैं महिलाओं को वो सवैतनिक होते हैं, मतलब उसके अंतर्गत जो है जितनी छुट्टियां वो लेती हैं उसके लिए वेतन नहीं काटा जाता है, उसके लिए भी उनको जो है वो वेतन दे होता है। गैर संगठित क्षेत्र इसका बिल्कुल उल्टा सेक्टर होता है। मैंने इसमें बताया बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो यहाँ पर जो बिखरे बिखरे जो है छोटे छोटे से व्यवसाय होते हैं। जैसे कहीं कोई कुटीर उद्योग है, कहीं कोई घर में ही छोटा छोटा सा काम कर रहा है ना, किसी ने जो है छोटा मोटा जैसे ईंटों का भट्टा ही लगा रखा है, उस तरीके से जो है काम हो रहा है, कोई किसी ने जो है नमकीन बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है, तो वो सब चीजें क्या हो जाती है, गैर संगठित क्षेत्र का कार्य हो जाता है। ठीक है, जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, छोटा मोटा कोई हैंडीक्राफ्ट का काम जो है घर में ही किया जा रहा है, वो सब चीजें इसके अंतर्गत हो जाती है। मैंने बताया कि यहाँ पर जो है पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, अनिवार्य यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये लोग जो है अनिवार्य मतलब उसका जो पंजीकरण जो है वो शब्द मतलब जो है वो नहीं करवाते हैं। इसके अलावा सरकारी नियम और जो प्रावधान होते हैं उनका भी जो है शब्दशः यहाँ पर पालन नहीं होता है, लागू इन पर भी होते हैं लेकिन ये क्या करते हैं उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर जो है रोजगार के आवर्स फिक्स होते हैं, यहाँ पर जो है किसी प्रकार का रोजगार का आवर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है कई बार जो है ज्यादा भी काम करवा लिया जाता है, और यहाँ पर जैसे बोलते हैं कि जो है अवकाश जो है आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, मतलब जितने आप पूर्व निर्धारित अवकाश हैं उतने मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है अवकाश को लेकर के ऐसी जो है किसी प्रकार की कोई वो नहीं होती, अवकाश के दिन भी जो होता है कि अगर वर्कलोड है आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बताया कि यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं कि आपसे अगर ज्यादा काम करवाया गया है तो उसके लिए जो है वेतन दिया, अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा जो है किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है,
और इसके अलावा देखिए डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको मैटरनिटी लीव का एग्जांपल बताया था, मातृत्व अवकाश का जो है उदाहरण बताया था, तो इस प्रकार की ऐसी कोई सुविधाएं जो है यहाँ पर दे नहीं होती है। यहाँ पेंशन नहीं दी जाती है, यहाँ पर भविष्य निधि संबंधित जो है कोई प्रावधान नहीं होता है ना। या मेडिकल या चिकित्सक की कोई आदमी अगर वहां पे काम करता हुआ कार्यस्थल पर उसकी किसी दुर्घटनावश मान के चलिए मृत्यु हो जाती है, वो घायल हो जाता है, तो इसका किसी भी प्रकार का जो मानदेय जो है वो गैर संगठनों के द्वारा जो है वो नहीं दिया जाता है, ऐसी संस्थाओं के द्वारा जो है वो नहीं दिया जाता है। ठीक बात है। तो उम्मीद है ये चीज आपको ठीक तरीके से समझ में आई होगी। ये मैंने जो है अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर जो है वो तुलनात्मक तरीके से उसको समझाया हुआ है। नेक्स्ट चीज देख लीजिए आप, वो चीज आ जाती है अपनी स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। स्वामित्व मतलब हो जाता है कि उसका जो है मालिक कौन है, जो वो संस्था काम कर रही है, जो वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसका एक्चुअल में मालिक कौन है। तो साथियों इसके अंतर्गत जो है हम 3 तरह की चीजें जो है वो पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक, एक पढ़ते हैं हम निजी क्षेत्रक, एक हम पढ़ लेते हैं पीपीपी मॉडल, जिसको हम बोल देते हैं निजी सार्वजनिक सहभागिता। मैं पीपीपी लिख देता हूं, ठीक है साथियों। ऐसा क्षेत्र, ऐसी कंपनी, ऐसा संगठन जिसके अंदर परिसंपत्तियों पर 50% से अधिक स्वामित्व किसका हो, सरकार का हो, तो वो चीज तो क्या हो जाती है आपकी जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसमें जितनी प्रकार की सेवाएं भी जो है वो किसके द्वारा प्रदान की जाएंगी, सरकार के द्वारा जो है वो प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सी कंपनी आ जाती है। जैसे हम बड़ी बड़ी अगर सार्वजनिक कंपनियों की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है वो सभी आ जाते हैं मोस्टली, मतलब मोस्टली तो क्या लगभग सभी आ जाते हैं उसके अंदर। तो कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे आपने एचपीसीएल का नाम सुना होगा, आपने बीपीसीएल का नाम सुना होगा, है ना, आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा। तो ये सारी की सारी कौन सी हो जाती है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो जाती हैं, जो कि किसके उदाहरण में आ जाती हैं, आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है अपनी निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या होता है, हमने बताया 50% से अधिक परिसंपत्तियां यहाँ पे किसके पास में है, सरकार के पास में। यहाँ पे क्या होता है, या तो किसी प्राइवेट संस्थान के हाथ में होंगी या किसी एक निजी व्यक्ति के हाथ में होती हैं, है ना। मतलब 50% से अधिक जो परिसंपत्तियां हैं वो किसके हाथ में होती हैं, या तो निजी व्यक्ति के हाथ में होती है या जो है किसी निजी संस्थान के हाथ में होती है। जैसे इसके अंदर हम एग्जांपल ले लें तो आप जो है जैसे रिलायंस ग्रुप की बात कर सकते हैं, हम जो है टाटा ग्रुप की बात कर सकते हैं, वो सारे एग्जांपल किसके हो जाते हैं, निजी क्षेत्र के एग्जांपल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है पीपीपी मॉडल, निजी सार्वजनिक सहभागिता क्षेत्र जो होता है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, उसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं। इसके अंदर क्या होता है साथियों, संसाधन तो होते हैं किसके, सरकार के, लेकिन उनके ऊपर जो दायित्व होता है, उनके ऊपर जो संचालन का कार्य होता है, वो जो गतिविधियां होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं, निजी क्षेत्र के द्वारा की जाती हैं। ठीक है, मतलब वित्तीय सहायता तो कौन प्रदान करेगा, सरकार है वो प्रदान करती है, लेकिन उसका संचालन जो है वो कौन करता है, निजी क्षेत्र के लोग करते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, क्योंकि आज की डेट में जो ग्रामीण रोडवेजें चल रही हैं, है ना, वो क्या हो रही है, सारी की सारी पीपीपी मोड पे हैं। मतलब बसें किसने प्रोवाइड करवाई, सरकार ने प्रोवाइड करवाई। निजी लोग जाते हैं कि साहब ठीक है हमें दे दीजिए, हम यहाँ से यहाँ के बीच में चलाएंगे। सरकार बोलेगी ठीक है, आप जो है डेली का इतना इतना फिक्स कर लो, डेली का इतना जमा करवा दो, और जो है फिर और जो भी कोई कंडीशंस होती है वो उसके अंदर पूर्ण निर्धारित होती है, उनके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात कर लेते हैं, तो जैसे अभी आपने एक नाम सुना होगा जल महल की जो एकीकृत पर्यटन परियोजना है ना, इसके अंदर भी किया जा रहा है। अब संसाधन तो किसका है, सरकार का है। पर्यटन की जो ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, आपने कई बार सुना होगा कि जो है सरकार ने ये बेच दिया, सरकार ने अब तो लाल किला भी बेच दिया, सरकार ने ताजमहल भी बेच दिया। एक्चुअली क्या है, वो चीज विक्रय नहीं होता है, वो क्या है पीपीपी मोड पे जो है उसकी सार संभाल होती है, उसका रख रखाव होता है ना। तो उसमें क्या चीज होती है कि जो मेंटेनेंस का जितना भी काम होगा, है ना, वो सारे के सारे काम कौन करेगा, वो निजी क्षेत्र करके देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये चीज सारी गतिविधियां किसके अंतर्गत आ जाती है, पीपीपी मोड के अंतर्गत आ जाती है। साथियों इस प्रकार जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख क्षेत्र के नाम से टॉपिक है वो यहाँ पर जो है ठीक तरीके से समाप्त होता है। आप लोगों जहां भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो, डाउट रहा हो, आप जो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।